हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट बी का फोर्थ यूनिट मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट का पहला वीडियो जो सेंट्रल फोर्स पे था उसको हम लोग समझ चुके हैं। और उसको समझने के बाद हम लोग को ये पता चल चुका है कि हमारे नेचर में या तो माइक्रो लेवल का बात कही जाए या जो है मैक्रो लेवल की बात कही जाए। तो जब हम लोग सूक्ष्म जगत की बात करते हैं या स्थूल जगत की बात करते हैं तो हम देखते हैं जब हम लोग माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है उस इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रल फोर्स का काम कर रहा है। वैसे ही जब हम लोग मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो हमारा जो सन है, तो सन के द्वारा जो 8 प्लैनेट्स हैं, आपके 8 प्लैनेट्स पे जो है एक फोर्स लग रहा है और जो वो फोर्स लग रहा है सन और प्लैनेट्स के बीच, वही फोर्स जो है आपका सेंट्रल फोर्स है। कैमरा चेक करने चले गए थे, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है आपका सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स में क्या होता है कि जब कोई चीज़ किसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर कोई पार्टिकल खींचा जा रहा होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल फोर्स में बड़ा मायने रखता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का, ये बहुत मायने रखता है। तो जैसे कि हम पढ़े हैं कि सेंट्रल फोर्स में आपका जब हम लोग सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास वेक्टर एफ आर और इसी को हम लोग जो है फंक्शन ऑफ आर और आर कैप से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ करता था, जो फिक्स्ड पॉइंट से लेकर के उस पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हुआ करता था। और ये जो आर कैप है वो बताता था डायरेक्शन कि अट्रैक्टिव फोर्स है, खींच रहा है अपनी तरफ, या रिपल्सिव फोर्स है, क्या धकेल दे रहा है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब पढ़े थे हम लोग। और हम लोग पढ़े थे कि जो आपका नेचुरल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपके जो होते हैं सेंट्रल फोर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो उसमें जब प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि आपका जो, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों जो होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेंट्रल फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा। तो क्योंकि जब कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो उस पर कंजर्वेशन का नियम लगेगा। तो क्योंकि ये जो मोशन है वो एक सर्कुलर मोशन है, ना कि लीनियर मोशन। तो जब सर्कुलर मोशन है, उस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सन है और सन के चारों तरफ जो एक सर्कुलर मोशन या एलिप्टिकल मोशन कह दीजिए, यहाँ पे चक्कर लगा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होगा, वो जो है लीनियर फोर्स नहीं लग रहा होगा, एक सर्कुलर फोर्स लग रहा होगा। और जब फोर्स सर्कुलर के लिए लगता है तो वहाँ पे उसको हम लोग फोर्स को ही टार्क कहते हैं एंगुलर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये देखते हैं कि हमारा जो प्लैनेट्स हैं उनका जो मोशन है वो क्या है, आपका एकदम कांस्टेंट है, वैसे ही चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो टार्क लग रहा होगा वो जीरो होगा। और टार्क जीरो होने के कारण जो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है यल, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि टार्क इज इक्वल टू, रिलेशन पढ़ा है हमने, टार्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt। इसका मतलब ये है कि टार्क जीरो होगा तो आपका क्या हो जाएगा, इस यल जो भी वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब कि आपका जो यल है ये क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो जीरो आ रहा है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो ये तो था आपका। और भी इसमें बताया जा रहा था कि हमारा जो है जो सर्कुलर मोशन होता है वो प्लेन में होता है, एक्स वाई एक प्लेन में होता है। फिर जो है और बताया गया था कि हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है उसका जो रेडियल वेलोसिटी होता है, रेडियल वेलोसिटी, ठीक है, वो भी क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से ये हमारा पहला वीडियो जो था उसमें ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारे पास दूसरा वीडियो है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट सेंटर फोर्स प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बात कही जाएगी, इसमें इतनी सी बात कही जाएगी कि हमारे पास जो है
सेंटर, ये हमारा सेंटर हो गया। अब और पार्टिकल जो हो गए, दो पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, तो इन दोनों पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल एक जो है फोर्स महसूस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। तो अगर हमको फाइंड आउट करना होगा एक ही बार में कि इन दोनों का जो है हम लोग क्या कर दिया जाए, सेंट्रल फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट किया जाए, तो अगर हम लोग एक का निकालेंगे एक बार, दूसरे का निकालेंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसा किया जाए कि इन दोनों को जो है जोड़ दिया जाए, इन दोनों फोर्स निकाल दिया जाए, इसमें और इसके बीच कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स निकल गया। अब जो है इस सेंटर से इसका सेंटर फोर्स निकाल दिया जाए तो आसानी हो जाएगा। तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका मास और इसका मास भी जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 2.2 पार्टिकल को एक पार्टिकल बना रहे हैं और इस पार्टिकल से सेंटर फोर्स निकाल रहे हैं। यही काम है हमारे दूसरे आपके लेक्चर में। तो इसको हमको बस समझना है, सीखना है, और जब समझ जाएंगे तो अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से जो इसको समझा जाएगा। तो आज के टॉपिक का जो नाम होगा वो हो जाएगा 2.2 पार्टिकल सेंटर फोर्स प्रॉब्लम। 2 पार्टिकल सेंटर फोर्स प्रॉब्लम। पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। 2 पार्टिकल सेंटर फोर्स प्रॉब्लम, ठीक है। आज का टॉपिक है वो 2 पार्टिकल सेंटर फोर्स प्रॉब्लम है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि डिफिनेशन जो है पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। डिफिनेशन में बस इतना ही बताया गया कि हमारे पास जो है 2 पार्टिकल किसी फ्रेम में क्या है, 2 पार्टिकल रखे हुए हैं, तो उन दोनों पार्टिकल को क्या कर दिया जाएगा कि जो है रिड्यूस करके एक पार्टिकल बनाया जाएगा और उससे सेंटर फोर्स निकाला जाएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम कैन always be reduced in an equivalent one particle प्रॉब्लम। दोनों जो है पार्टिकल को जोड़ करके एक पार्टिकल बना दिया जाएगा, तो इससे हमारा आसानी हो जाएगा। टू प्रूफ दिस वी कंसीडर two masses m1 and m2 which जो आपका m1 और m2 पे ही डिपेंड करेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, whose position vector whose position vector क्या हो जाएगा, whose position vectors with respect to an arbitrary origin O in an inertial reference frame R1 and R2
रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग के पास जो है एकदम आसान डिफिनेशन है। देयर आर टू पार्टिकल्स सेंटर फोर्स प्रॉब्लम कैन ऑलवेज बी रिड्यूस्ड इन एन इक्विवेलेंट वन पार्टिकल प्रॉब्लम। जब दो पार्टिकल को जोड़ करके एक पार्टिकल बनाया जाएगा, इससे हमारा जो है आसानी से सेंट्रल फोर्स निकलेगा। टू प्रूव दिस वी कंसीडर, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कंसीडर मानते हैं कि हमारे पास जो है दो मास हैं और उनका जो पोजीशन वेक्टर है, एक r1 है, एक r2 है, सेंटर से ओरिजिन O से। तो इसको दिखाया जाए, यहाँ से r1 उठाने तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है दो मास हैं, मास दो हैं और यहाँ पे आपका ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन को यहाँ से जो है एक फोर्स लग रहा है, इसकी डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है, इसको R2 पे लीजिए और यहाँ पे डिस्टेंस ये जो लग रहा है, इसके बीच का फोर्स लग रहा है, जैसे लग रहा है डिस्टेंस आपका जो हो जाएगा R, ठीक है। ये आपका M2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ये R1 है और इसको निकालना होगा, क्या कर देगा, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है टेल टू हेड, ठीक है। टेल से हेड, जो ये टेल से हेड जा रहा है, ये जो है ये और ये जोड़ेगा, ये बनेगा, मान लेते हैं कि हो जाएगा R प्लस R2। तो हमको इसको फाइंड आउट करना है ना भाई, इनको जोड़ करके इसको निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि इनको जोड़ा जाए, यहाँ हो जाएगा R, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R1 माइनस R2, क्वेश्चन करते हैं R1 माइनस R2। तो इस तरह से हम लोग को जो है ये डिस्टेंस मिल गया। अब क्योंकि इनके बीच क्या फोर्स लग रहा है, देख रहे हैं ये मासेस हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो हम देख रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जब फोर्स निकालेंगे 1 पे 2 के द्वारा कितना लग रहा है और 2 पे 1 के द्वारा कितना लग रहा है, ये देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से उठा लें आपका ये R जो डिस्टेंस हम के बीच का है, तो मासेस के बीच का R1 माइनस R2 और इसको बनाते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। ये बात हो गई। अब जो है इसको लिख दे दिया जाए कि ये दोनों जो फोर्स किसके कारण अटैक हो रहे हैं, हम देखते हैं ये जो आपका फोर्स है वो किसके कारण हो रहा है, द पार्टिकल्स आर एक्सर्टेड, द पार्टिकल्स exert gravitational force of attraction on each which act along the vector R and thus are central force, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो देखने को मिल रहा है तो पार्टिकल्स आर एक्सर्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं और जो है दोनों जो है कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे लग जा रहा है, तो ये दोनों फोर्स जो है मिल करके मतलब इनके दोनों के मिलने के बाद जो फोर्स लग रहा है वही जो है जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रल फोर्स पे लग रहा है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। अब जो हम लोग बात करते हैं कि आपका जो इससे जमोन पे कितना फोर्स लग रहा है, जमोन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको जो समझा जाए फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। तो ये हम लोग का जो है फोर्स 1 2 निकालना है। हम जानते हैं फोर्स का जो फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं dr/dt, मतलब dr² /dt²। तो मास कौन सा है, पहला,
ठीक है, इसको इसका निकालेंगे मास पहला है और ये आपका इक्वेशन वेक्टर कौन सा है r1, ठीक है। तो इसको एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया। और जो है फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F 2 पे इसके द्वारा 1 के द्वारा कितना हो गया, तो m2 dr2 अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से कीजिए। अच्छा, अब जो हम देख रहे हैं इसी को जो है और भी लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये इतना वैल्यू आ चुका है। तो अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F12 अपॉन m1 dr1 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, और जो इसको क्या लिख सकते हैं F12 और m2 dr2 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के जो है तीसरा नियम के अनुसार जो है क्या हो जाएगा, हम जानते हैं जो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो हम देख रहे हैं ये जो है आपका F की तो हो रहा है, कह सकते हैं बस इसका उल्टा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस चीज़ को लिख दिया जाएगा F अपॉन में m1 इक्वल टू dr1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 बना दिया जाए और जो है ये हो जाएगा F m2 इक्वल टू dr2, क्योंकि ये आपका जो है क्या हो जाएगा dt स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ चुके हैं। चलिए यहाँ पे हमारे साथ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा वाला है। अब यहाँ पे जो है फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 और 3 को जो है घटा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका F अपॉन में m1 और माइनस करेंगे तो प्लस माइनस इधर होगा तो प्लस हो जाएगा F अपॉन में m2 इज इक्वल टू dr1 का स्क्वायर अपॉन में dt का स्क्वायर और dr2 का स्क्वायर अपॉन में d2 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा जी हो गया, हम लोग को मिल गया। अब जो है इसको जो आगे देखते हैं, तो इसको आगे देखेंगे तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, F कॉमन ले लीजिए, तो F कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 m1 प्लस 1 m2, और आगे यहाँ पे आगे जो हो जाएगा आपका ऐसा करके मिटाते हैं यहाँ तो आगे हम लोग देख रहे हैं F कॉमन हो गया, और F कॉमन हो गया तो 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, और इसमें से जो है dr अपॉन dt स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा आपका क्या r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो गया था, इक्वेशन फर्स्ट में जो है किसके बराबर था आपका r के बराबर था, तो यहाँ हो जाएगा f और इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू, जो इसकी वैल्यू है वो म्यू हो जाएगी, और d और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r का स्क्वायर, तो dr स्क्वायर अपॉन में, तो ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका dt का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको जो है एक ये मिल गया इक्वेशन। अब देखिए इसमें जो आपका ये म्यू है वो क्या है तो समझ जाए, तो हम देखेंगे म्यू इक्वल टू 1 अपॉन m1 है प्लस 1 अपॉन m2 है, और इसको जो हम क्या लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपका जो है जो
दो पार्टिकल्स के जो मास जुड़े हैं उसी मास को बात कर रहा है, ये जो मूव कर रहा है इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ पार्टिकल्स, रिड्यूस्ड मास ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास रिड्यूस्ड मास ऑफ पार्टिकल है, तो इस तरह से हम लोग देखना समझे हैं। और नेक्स्ट जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जो है पार्टिकल्स का जो मास है, अगर पार्टिकल्स का मास जो है अगर रिड्यूस मास से कम हुआ तो दोनों पार्टिकल का मास बराबर हुआ तो इस कंडीशन में जो है हमारे पास क्या हम कर सकते हैं, तो इस आगे चलेंगे।